हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, फ्री में आपको कंटेंट प्राप्त कर रही हूँ, तो मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मौर्य साम्राज्य तक पढ़ा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह गुप्त साम्राज्य है, अर्थात गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। गुप्ता डायनेस्टी का उदय कैसे हुआ, इसको क्या कहते हैं और इसके कौन कौन से शासक हुआ करते थे, इन सब की जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। आपको पता है यह हमारा एनटीपीसी का क्रैश कोर्स है, तो हम एनटीपीसी का एग्ज़ाम 15 दिसंबर को लाइन अप हो गया है, तो उससे पहले हम सारे अपने टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, एक बार रिवीजन करके ही एग्ज़ाम देने जाएंगे। मैं आपको दावा करती हूँ कि इससे आपको कुछ न मैक्सिमम इतिहास के क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं हमारा गुप्त साम्राज्य यानी गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी क्या है? गुप्ता डायनेस्टी को स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहला ही आता है आपको देखने को मिल रहा है, गोल्डन एरा। गोल्डन एरा के रूप में किसे माना जाता है? तो भारत के इतिहास में गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एरा यानी स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। गुप्त वंश की स्थापना 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी पूर्व तक विद्यमान था और इसने भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग शामिल है। गुप्ता साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गुप्ता साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा किया गया था। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? तो गुप्त साम्राज्य का उदय कौशाम्बी में हुआ था। कौशाम्बी कहाँ स्थित है? कौशाम्बी प्रयाग के पास में स्थित है। इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। 240 ईसा से 280 ईसा तक इन्होंने शासन किया था श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वह घटोत्कच था। घटोत्कच 280 से 320 ईसा पूर्व तक शासन किया था और घटोत्कच ने महाराज की उपाधि जो है वह धारण की थी। फर्स्ट महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त वंश का, और मौर्य वंश का अशोक था, उसको हमने आपको बता दिया है मौर्य वंश में। अगर आपसे पूछा जाए गुप्त वंश का प्रथम महान शासक कौन था, तो वह चंद्रगुप्त प्रथम हुआ करता था। चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी से आई हुई थी। अब हम देखेंगे घटोत्कच के बारे में। वह राजवंश संस्थापक श्रीगुप्त का पुत्र था और चंद्रगुप्त का पिता चंद्रगुप्त प्रथम का पिता था। चंद्रगुप्त प्रथम, अब हम जो सबसे महान शासक है वह चंद्रगुप्त प्रथम है, इसलिए हम इसको चंद्रगुप्त प्रथम से ही शुरू करते हैं। एक बार हम आपको सभी राजाओं के क्रम बता देते हैं जो गुप्त साम्राज्य में हुआ करते थे। सबसे पहले श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी और इन्हें आदिराज के रूप में जाना जाता था। इनका दूसरा नाम जो था वह आदिराज हुआ करता था। घटोत्कच आया, श्रीगुप्त का पुत्र था और इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराजा राज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराजा राज की उपाधि धारण की थी। यह एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है जिसको मैं आपको बता रही हूँ। फिर आता है समुद्रगुप्त ने महाप्रक्रमांक अश्वमेधकंती विक्रम कविराज की उपाधि धारण की थी। फिर आता चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक और साकिर की उपाधि धारण की थी। फिर आता है कुमारगुप्त के द्वारा धारण की गई उपाधियां जो थी वह महेंद्रादित्य तथा शक्रादित्य हुआ करती थी। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वह स्कंदगुप्त था और इसने क्रमादित्य की उपाधि धारण की हुई थी। अब हम एक एक करके इन शासकों के बारे में पढ़ेंगे। एक बार हम आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं, जिससे आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पर लिख लें। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की और इसने आदिराज की उपाधि धारण की। घटोत्कच महाराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराजा राज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने महाप्रक्रमांक, अश्वमेधकंती, विक्रमांक और कविराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक और साकिर की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य तथा साक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। फिर सबसे लास्ट शासक स्कंदगुप्त, और इसने क्रमादित्य की उपाधि धारण की हुई थी। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। चंद्रगुप्त फर्स्ट
319 से 335 एडी तक शासन करता है, ईस्वी तक शासन करता है। इसके जो पिता थे वह घटोत्कच थे और इसने महाधिराजा राज की उपाधि धारण की हुई थी। इसकी पत्नी का नाम कुमार देवी जो लिच्छवी की राजकुमारी हुआ करती थी और इसका जो उत्तराधिकारी था वह समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर पूछा जाए गुप्त वंश का संस्थापक कौन है तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हैं, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। जैसे इसी तरह के प्रश्न आपको जैन धर्म में पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। लेकिन आपसे अगर वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर के बारे में पूछा जाता है, जैन धर्म के रियल फाउंडर कौन है, तो वह महावीर स्वामी को माना जाता है। इसी तरह चंद्रगुप्त का स्थापना, चंद्रगुप्त के संस्थापक श्रीगुप्त है, लेकिन अगर रियल फाउंडर पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम, कंफ्यूज नहीं होना है। उन्होंने महाधिराजा राज की उपाधि धारण की। महाधिराजा राज का मतलब है महान राजाओं का राजा, यानी जो महान महान राजा हुआ करते हैं उन सभी का राजा महाधिराजा राज कहलाता है। उसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। गुप्ता संवत जो आज तक चला आ रहा है उसकी गुप्ता एरा की स्टार्टिंग जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही की गई थी। इसकी जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी तो पाटलिपुत्र हुआ करती थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध की प्रमुख शक्ति एक लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी शक्ति को बढ़ाया था। हमने आपको बताया इनकी जो पत्नी का नाम था वह कुमार देवी था और यह लिच्छवी की राजकुमारी थी। इन्होंने उनसे शादी की और अपने शक्ति को बढ़ा लिया, अपने जो राज्य को है उसकी सीमा को बढ़ाया था। वह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे। उन्होंने अपने वंश की राजनीतिक शक्ति का बहुत विस्तार किया। किसने? समुद्रगुप्त। अब यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में आ गया। समुद्रगुप्त कौन थे? तो समुद्रगुप्त थे वह चंद्रगुप्त के पुत्र थे और कुमार देवी जो लिच्छवी की राजकुमारी थी उनकी माता का नाम था और इन्होंने अपने वंश को राजनीतिक शक्ति का विस्तार किया था। अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त 335 से 375 एडी तक इन्होंने शासन किया था। हरिसेठ द्वारा संस्कृत में रचित प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आर्यावर्त के 9वें एवं दक्षिणावर्त के 12वें शासकों को पराजित किया था, इसलिए इन्हें विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा था। भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है, यह प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक, हमने आपको बताया, अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी, तो यह इसने अश्वमेध यज्ञ को करने के बाद यह उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त कला और संगीत का एक महान संरक्षक हुआ करता था। इसे कला और संगीत से बहुत ज़्यादा स्नेह था। वह हिंसा एवं अतिक्रमण की नीति में विश्वास करता था। यह जो था यह अहिंसा और अतिक्रमण की नीति में विश्वास करता था। इसके कुछ दरबारी कवि थे जैसे हरिशेरण ने इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। इसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर आपको पूछा जाए कि इलाहाबाद स्तंभ की रचना किसने की, तो समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था हरिशेरण ने ही प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ की स्थापना की थी। इसने रणधीबंध अर्थात पृथ्वी को बांटने वाला, इसने रणधीबंध को ही अपना लक्ष्य बना लिया था। पृथ्वी को कई भागों में बांट देना था। गुप्त युग के कुछ सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वाद्य यंत्र बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, जिससे यह पता चलता है कि इसको संगीत के प्रति कितना लगाव था, जिसमें ये बीड़ा बजाते हुए दिख रहा है। इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की हुई थी। इसके शासनकाल में 6 मुद्राएं चली: गरुड़, व्याघ्रहंता, धनुर्धर, परशु, अश्वमेघ और बीराधारी। यह इसके 6 टाइप्स की मुद्रा थी। यह संगीत प्रेमी था तथा विद्या का संरक्षक भी हुआ करता था। कविराज की उपाधि इसने धारण की थी, हमने आपको बताया। समुद्रगुप्त हिंदू धर्म के एक दृढ़ विश्वास था और भगवान विष्णु जो है उनकी पूजा किया करता था। समुद्रगुप्त था वह हिंदू धर्म को मानता था और भगवान विष्णु का पूजा किया करता था। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन
को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी। बोध गया जहाँ पर महावीर स्वामी को महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ पर इसने एक मठ बनाने की अनुमति दी थी। किसने दी थी? समुद्रगुप्त ने। किसको दी थी? तो श्रीलंका के बौद्ध राजा मेदवर्मन को दी थी। मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मैं भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाली स्टूडेंट हूँ। तो मुझे पता है कि लास्ट टाइम जब पेपर एकदम नज़दीक आ जाता तो हमें फालतू के बातों में इंटरेस्ट नहीं रहता है और हम जितना से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रिवीजन करना चाहते हैं। तो मैं आपको वह फटाफट एक नज़र में सारा सब कुछ रिवीजन करा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। इसकी माता का नाम दत्त देवी था तथा इसकी पुत्री प्रभावती गुप्त थी और इसका दामाद रुद्रसेन था। रुद्रसेन वाकाटक का नरेश हुआ करता था। इसके अन्य नाम जो थे वो देवगुप्त, देवराज और देवश्री के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ करता था। चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भगवत और साकिर की उपाधि धारण की हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त उसका अधिकारी बना और उसके बड़े भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे मार डाला और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। जो इसकी पत्नी हमने आपको बताया, इसकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी है। इसने जब चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु हुई जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई तो रामगुप्त जो उसका बड़ा पुत्र था, इसने उत्तराधिकारी बना या इसने राज्यभार को संभाला। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा रामगुप्त की मृत्यु कर दी जाती है, उसे मार डालता है और उसी की पत्नी, अपने भाई की पत्नी ध्रुव देवी से यह विवाह कर लेता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय शक राजा को पराजित किया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करवाने वाला पहला शासक था। यह पूछा जाता है कि गुप्त वंश में चांदी के सिक्के जारी करवाने वाला पहला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। उज्जैन को गुप्त वंश की दूसरी राजधानी बनाया इसने। गुप्त वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र थी। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। यह बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। यह अक्सर सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार 9 रत्न से युक्त था। इसने अपने दरबार में 9 रत्नों को बैठाया था, जिनमें से कालिदास, अमर सिंह, वारामिहिर और धन्वंतरि आदि शामिल हुआ करते थे। चंद्रगुप्त के बाद आता है कुमारगुप्त। लेकिन चंद्रगुप्त के बारे में और थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं। जैसे चंद्रगुप्त ने पश्चिम मालवा व गुजरात को जीता था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान 399 से 399 में भारत आया था, लेकिन वह 399 में आया और 414 तक रुका रहा भारत में। कौन? चीनी यात्री फाहियान। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद उज्जैन बनाया था इसने अपनी राजधानी को और शकों को पराजित करने की समृद्धि के विशेष चांदी के सिक्के जारी किए थे। चांदी के सिक्के कब जारी किए थे? जब इसने शकों को पराजित कर दिया, शकों के साथ इसकी युद्ध हुई और उसको पराजित कर दिया, तो इसने अपने समृद्धि के रूप में उसकी स्मृति के रूप में, उसके यादगार के रूप में चांदी के सिक्के जारी किए थे और यहीं पर इसने सकारी की उपाधि धारण की हुई थी। जो सकारी की उपाधि हमने आपको बताया, तो यहीं पर इसने धारण की थी। संधि विग्रहित वीरसेन शैव था। इसके दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वान कवि हुआ करते थे। महरौली के लौह स्तंभ अभिलेख में एक चंद्र नामक राजा की विजय कीर्ति अंकित है। वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही माना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय कीर्ति कहाँ अंकित है? तो महरौली के लौह स्तंभ अभिलेख में इसकी विजय कीर्ति के बारे में लिखा हुआ है। अब अगला जो शासक है वह कुमारगुप्त आता है। कुमारगुप्त का शासनकाल 413 कहीं पर लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर 414 लिखा हुआ है। 413 एडी से लेकर 455 एडी तक यह शासन करता है। इसके शासन का अध्ययन निम्न अभिलेखों से प्राप्त होता है, जैसे मिलसट का स्तंभ गुप्त संवत में और गढ़वाल शिलालेख, मद्रसौर प्रशस्ति, कर्मदंड का लेख, दामोदरपुर के ताम्रपत्र और सांची के लेख से कुमारगुप्त के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। सबसे ज़्यादा जो इसमें पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वह सांची का लेख है। सांची के लेख में किसके बारे में जानकारी लिखी हुई है? तो कुमारगुप्त के बारे में जानकारी लिखी हुई है। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की हुई थी।
कुमारगुप्त प्रथम जो था उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई, तो यह अक्सर पूछा जाता है। तो कुमारगुप्त ने करवाई थी। यह बात किसने बताई थी, तो हिनसांग नामक एक राइटर हुआ करते थे जिन्होंने बताया कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। इसका नाम जो था नालंदा बौद्ध विहार के रूप में किया गया था। हिनसांग ने कुमारगुप्त का उल्लेख जो है वह शुक्रादित्य के नाम से किया था। शुक्रादित्य के नाम से हिनसांग ने इसका स्थापना किया था। विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड और महायान बौद्ध कहा जाता था। यह जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसको ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था तथा इसे महायान बौद्ध के रूप में भी जाना जाता था। कुमारगुप्त जो था, कुमारगुप्त प्रथम, इसने अपने राज्य के अंतिम दिनों में पुष्पमित्र आदि जातियों से विद्रोह का सामना करना पड़ा था। इसी के काल में गुप्त साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक नहीं हुआ करता था। पुष्पमित्र के विद्रोह की जानकारी जो है वह स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख जो गाजीपुर में लिखा हुआ है वहाँ से प्राप्त होता है कि पुष्पमित्र ने इससे विद्रोह कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त कौन था, तो स्कंदगुप्त जो था वह कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र थे। स्कंदगुप्त ने हुड़ों का प्रभावी ढंग से सामना किया। उसने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, तो स्कंदगुप्त ने धारण की थी। यह कुमारगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र था और इसके शासन के स्रोत जो हैं वो बिहार के स्तंभ, भीतरी स्तंभ, जूनागढ़ शिलालेख, एहरोल स्तंभ, इंदौर का तामपत्र और गढ़वा अभिलेख से स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त था जो वो गिरिनार पर्वत पर स्थित मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराने वाला स्कंदगुप्त ही था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार यानी रीअरेंज करवाया था, उसका फिर से मरम्मत करवाया था। यह किसमें लिखा हुआ, यह जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ है। सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को मलच्छों के रूप में कुख्यात हुड़ों के आक्रमण से जूझना पड़ा था। हुड़ों की हार हुई थी, स्कंदगुप्त के द्वारा हुड़ों की हार हुई थी, लेकिन इसे बहुत भारी रूप में क्षति को देखना पड़ा था। गिनित हुड़ों का प्रथ शासक था। हुड़ों का महत एवं द्वितीय शासन तोरमाड़ था जो मिहिर कुल का पुत्र हुआ करता था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। सती का पहला उदाहरण गुप्त काल में 510 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एरर से प्राप्त होता है और यह भानुगुप्त का शिलालेख में लिखा हुआ है। गुप्त राजाओं में सर्वाधिक मुद्रा जो जारी करने वाला व्यक्ति था, जो सबसे ज़्यादा मुद्रा था वह दिनार जारी किया गया था। चांदी के सिक्के तो जारी किए गए थे, लेकिन अगर पूछा जाए कि गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक मुद्रा किसके रूप में जारी किया, तो वह दिनार के रूप में जारी किया था। अब हम देखेंगे गुप्त वंश के कुछ साहित्य यानी लिटरेचर। कालिदास को भारत के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है। यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भारत के शेक्सपियर के रूप में किसे जाना जाता है, तो कालिदास को भारत के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है। कालिदास द्वारा लिखे गए अनेक साहित्य के बारे में हम जानेंगे। इसने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी जो हमारे पेपर ओरिएंटेड है। पहला ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, यह कुछ पुस्तक कालिदास द्वारा लिखे गए महान पुस्तक हैं। एक बार फिर से बता देते हैं। ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह कालिदास द्वारा लिखा गया है। वारामिहिर द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक पंच सिद्धांतिका है तथा आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टियम लिखा गया है। आपसे इससे रिलेटिव कुछ प्रश्न। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। लेकिन अगर पूछा जाए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। दूसरा प्रश्न है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, तो हमने आपको बता दिया चंद्रगुप्त प्रथम है। किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बताई, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में बनाया था। गुप्त वंश किस वर्ष में शुरू हुआ, गुप्त वंश 319 एडी में शुरू हुआ था। गुप्त वंश की जो प्रसिद्ध, ये किसके धर्म के अनुयायी थे, तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे और इनका राज धर्म भी वैष्णव धर्म था। गुप्त वंश का राज्य चिन्ह गरुड़ था।
अजंता से निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष बचे हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 और 17 में गुप्तकालीन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुफा 16 जो अजंता की गुफा 16 है उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र दिखाया गया है और गुफा 17 में चित्रशाला कहा गया है। या कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। गुप्त वंश में कुछ प्रसिद्ध मंदिर थे, जैसे विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, शिव मंदिर भुमरा नगौदा मध्य प्रदेश में स्थित है, पार्वती मंदिर जो नैना कुठार मध्य प्रदेश में, दशावतार देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, शिव मंदिर खोह नगौदा मध्य प्रदेश में स्थित है, भीतर गांव एवं लक्ष्मण मंदिर जो है वह भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भीतर गांव और लक्ष्मण मंदिर जो है यह ईंटों द्वारा इसका निर्माण हुआ था। आर्यभट्ट जो था वह गुप्त कालीन में ही आया था और उसने आर्यभट्टयम की रचना की थी। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की मूर्तियां गुप्त काल में ही देखने को मिलती हैं। स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख बुद्धगुप्त का एरड़ अभिलेख के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत का विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। तो विष्णु ध्वज की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। वस्त्र उद्योग गुप्त वंश में सबसे महत्वपूर्ण था। व्यापारिक मार्ग उज्जैन से आकर मिलते थे, अर्थात गुप्त वंश में व्यापार भी हुआ करते थे। घोड़ों का आयात बैक्टीरिया से होता था। प्रथम सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में एरड़ अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का अभिलेख कहाँ से जानकारी पता होती है? तो एरड़ अभिलेख से सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। और बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो गुप्त वंश के बारे में है, लेकिन वह अभी नहीं, हम आपको जब हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे। उम्मीद है आपको इतना पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।